डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अतुल यादव, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबाला कैंट। आज हमारा विषय है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, ओरिजिन, प्रोग्रेस एंड इम्पैक्ट। इस विषय को पढ़ेंगे तो इसे पढ़ने से पहले कभी भी आप कोई अध्ययन करते हैं तो आप क्या अध्ययन कर रहे हैं इसको पढ़ना जरूरी है। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन क्या होता है, क्रांति क्या होती है, इसको क्रांति शब्द का अर्थ क्या होता है, कभी आपने जानने की कोशिश की? एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते आप ये जानिए कि क्रांति क्या होती है। यही बताने का आपको आज प्रयास किया जाएगा जो हम आज का अपना लेक्चर करेंगे। व्हाट इज रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन इज द लोकोमोटिव ऑफ हिस्ट्री। अगर इतिहास की तरफ से देखेंगे तो वो इतिहास को एक खींचने वाली चीज होती है, उसको कहा गया है, अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी है। लेकिन वास्तव में अगर आप कृषि क्रांति को जानना चाहते हैं कि कृषि क्रांति क्या है, तो आप ये देखिए कि जब 17वीं शताब्दी का समय आ रहा है, 16वीं 17वीं शताब्दी का समय, उस समय में यूरोप में बहुत परिवर्तन हो रहे हैं। वो परिवर्तन किस लिए हुए कि सबसे पहले वहां पर जो पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण के बाद धर्म सुधार आंदोलन हुए, और इन व्यवस्था के बाद वहां पर वाणिज्यवाद चला कि व्यापार होने लगा। उस व्यापार के कारण जो व्यवस्था में परिवर्तन आया, एक मिडिल क्लास है हमारी, वो अमर्ज हुई, नई खोजें हुई। तो उस वजह से यूरोपीय देशों में जो बहुत से सुधार हुए, उन सुधारों में भूमि की बाड़बंदी की गई, चकबंदी की गई, जिसको कंसोलिडेशन बोलते हैं, लैंड होल्डिंग्स का, और उसके साथ साथ बदल बदल के खेती करना, जो फसलें उगाना, मशीनों का प्रयोग, नए बीजों का प्रयोग, और भेड़ों और पशुओं की नस्लों में सुधार करना। तो कृषि व्यवस्था में ये बहुत ज्यादा तब्दीली आई थी, ये बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ था। और कृषि के अंदर ये जो परिवर्तन हुए थे या सुधार हुए थे, इसको अगर सामूहिक रूप से देखा जाए, इन टोटो अगर देखा जाए, तो इसको कृषि क्रांति बोलते हैं। तो क्रांति का अर्थ क्या हुआ कि एक टोटो, एक समग्र रूप से अगर कोई परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, लोग मिलते हैं, तो उसको क्रांति कहा जाता है। इसी तरीके से ये कृषि क्रांति है जो हम अब आगे पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक जो है, इसका थीम क्या है? थीम है द मॉडर्न कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन द सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। जब आज की हमारी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जो मॉडर्न कमर्शियल हमारी व्यवस्था है, वो सारी की सारी किस चीज पर विद्यार्थियों निर्भर करती है? एग्रीकल्चर का जो सरप्लस है हमारे पास, अधिक जो उत्पादन है, उसके ऊपर ये निर्भर करता है। तो समाज के अंदर या हम व्यवस्था को देखते हैं कि कृषि देखो, उद्योग देखो, ये सारे के सारे आपस में इंटरलिंक्ड चीजें होती हैं, आपस में जुड़ी हुई चीजें होती हैं। फिर आपके पास है व्हाट इज मेंट बाय एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। जो मैंने आपको समझाया उसी चीज को अगर हम देखें, परिभाषा के तौर पे देखें कि क्या लिखा हुआ मिलता है, तो उसके अंदर आपके पास चीज आती है, इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। कल्टीवेशन, जो खेती के नए तरीके अपनाना, इन यूरोप इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी शब्द आ रहा है कि हम 19वीं शताब्दी में आ गए थे, 16वीं से चलते आ रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट डे के लिए ये वर्ड यूज कर दिया गया है। which involved the use of new technical implements, नए तकनीकी implements हो गई, assured supply of irrigation through canals, tube wells, seeds, fertilizers, rotation of crops, improvement in cattle breeding, which brought about a revolution in the agriculture production। जो मैंने आपको परिभाषा बताई थी वही चीज, यानी कृषि क्रांति जो अब आप पढ़ेंगे, उसके अंदर ये सारे के सारे बदलाव होते हैं, और इसी बदलाव को ही कृषि क्रांति कहा गया है। इट वॉज ए रेडिकल एंड पीसफुल चेंज एंड ए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल ऑफ द एग्रीकल्चर लाइफ। इस पूरी की पूरी व्यवस्था के अंदर पूर्ण रूपेण जो परिवर्तन आ जाता है, वही इसका अर्थ होता है। पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट happened in England during the 18th and 19th century। यहाँ पे आता है, शुरुआत तो 16वीं से हो रही है इंग्लैंड में, यहाँ पे हम पढ़ते हैं। Herbert Hitton speaks in Economic History of Europe that now agriculture armed with drains का मतलब उसके साथ जुड़ गया है, machines and fertilizers,
उनसे सारा का सारा ग्रहण कर लिया उसने। इंग्लिश एग्रीकल्चर बिगिन आफ्टर 1840 टू एंजॉय ए सिल्वर एज एंड देन ए गोल्डन एज। अर्थात 1840 के बाद यानी 19वीं शताब्दी के बाद से इंग्लैंड की जो कृषि व्यवस्था थी वो किसी से, जो ड्रेन से, मशीन से, फर्टिलाइजर से और जो पशुओं से नई नई नस्लें हो रही थी, वहां से अपने सिल्वर एज के अंदर वो आ गई थी और फिर गोल्डन एज के अंदर आई, यानी उसकी संपन्नता बहुत बढ़ती हुई चली गई। ड्यू टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हु कॉल्ड इट ए रेवोल्यूशन? किसने कहा कि ये क्रांति है? सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने अपने पुस्तक डास कैपिटल में ये कहा था कि ड्यू टू एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर टुक द शेप ऑफ कैपिटलिस्टिक एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस जिसको आप बोलते हैं गुजारा भत्ता वाली जो आपकी एग्रीकल्चर थी, वो एक कैपिटलिस्टिक एग्रीकल्चर बनेगी, एक उपभोक्तावादी, एक पूंजीवादी एग्रीकल्चर बन गई। ये कार्ल मार्क्स का 10 कैपिटल में कहना है। देन कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर बिफोर इट्स रेवोल्यूशन। विद्यार्थियों की जो क्रांति हुई थी, कृषि क्रांति, उससे पहले क्या व्यवस्था थी? तो यहाँ एक ये लिखा हुआ है कि देर वाज ए पॉपुलर सेइंग, सो 4 grains in a row, 1 for the pigeon, 1 for the crow, 1 to rot and 1 to grow। अर्थात अगर आप 4 बीज बोते हैं तो 4 बीज में किस किस के लिए होगा? कबूतर खा जाएगा, कोई क्रो खा जाएगा, कोई बो दिया है और एक उगेगा। अर्थात एक इतनी ज्यादा बुरी हालत में कृषि व्यवस्था थी इंग्लैंड के अंदर या यूरोप के अंदर, इतनी ज्यादा हालात खराब थे कि खेती के प्राचीन ढंग के अंदर दोषपूर्ण खेती थी, उनकी लोहे की फालें नहीं होती थी, अच्छे बीज नहीं मिलते थे, ठीक ढंग से जमीन के अंदर बीज डाले नहीं जाते थे, पक्षी खा जाते थे। और फ्रांसीसी कृषि व्यवस्था के बारे में तो ये कहा गया था 18वीं शताब्दी में कि 10वीं शताब्दी से के जो ऊपर ये 10वीं शताब्दी से नहीं उठ पाई है, ये यूरोप के सभी देशों के ऊपर लागू होता था। तो ये व्यवस्था है सारी की सारी कि फ्रेंच एग्रीकल्चर हैज नॉट प्रोग्रेस बियॉन्ड दैट ऑफ द 10th सेंचुरी। आर्थर यंग जो हुए हैं, आर्थर यंग ने कहा था कि कृषि की हालत इतनी खराब थी कि वो 16वीं 17वीं शताब्दी में भी 10वीं शताब्दी से ऊपर नहीं उठ पाए थे। अर्थात हमारे पास वही पुरानी चीजें थी, हम समय के साथ परिवर्तन नहीं कर रहे थे, बदलाव नहीं लेके आ रहे थे। तो ये कारणों में शामिल होती हैं चीजें आपके। कॉजेज ऑफ द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर ये क्रांति हुई थी, तो क्या उसके अंदर चीजें आती हैं? द इमेनिस्पेशन ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शंस of an antiquated feudalism and the transformation of the peasant cultivator into an independent proprietor. ... Instead of the lord disposing the peasant, it was the peasant who disposed the lord. आर्थर ब्रेने एन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1760 से 1939। इस विद्वान ने ये चीज कही थी कि सामंतवाद के, जिस सामंतवाद के अंदर, जिस सामंती व्यवस्था के अंदर एक किसान अपनी बदतर हालत में था, शोषित हो रहा था, उसका शोषण होता था सारी जगह पे, वो कहीं विकास नहीं कर पाता था। इस एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद उस किसान की पोजीशन इतनी ऊपर हो गई कि वो अपने लॉर्ड के बराबर हो गया। जो सामंत होता था, सामंत के बराबर आ गया, या सामंत भी उसके नीचे हो गया। कृषि क्रांति के अंदर इतना बदलाव आया था। तो कॉजेज ऑफ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को अगर पढ़ेंगे हम, तो सबसे पहला कॉज आता है डिफेक्टिव ओल्ड एग्रीकल्चरल सिस्टम, पुरानी कृषि व्यवस्था का दोषपूर्ण होना। ये पुरानी कृषि व्यवस्था का दोषपूर्ण होना क्या था? जो मैंने अभी आपको बताया था, उसके अंदर आप ये चीज आगे कर सकते हैं कि 80% पॉपुलेशन थी वो गांव में रहती थी। जो खेत थे वो 3 भागों में बटे होते थे। नंबर 1 एग्रीकल्चर लैंड, एक ग्रास लैंड, एक घास के लिए, एक खेती के लिए, और एक बंजर। 3 पार्ट्स में छोड़ा जाता था। स्मॉल फार्म, छोटे खेत होते थे। छोटे खेत यानी अगर एक आदमी के पास 70 एकड़ जमीन भी है तो वो 20 भागों में बटी होगी, 25 भागों में बटी होगी, तो उसके ऊपर उपज कम होगी। पुराने कृषि के तरीके होते थे, पुराने कृषि के औजार होते थे। हर एक खेत के अंदर हर किसान 1/3 जमीन को खाली रखता था कि वो जमीन की उपजाऊपन को बढ़ाए। अब उसको जो बंजर भूमि होती थी उसको कभी भी कृषि योग्य बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं हुए थे। और ऐसी ही चीज थी जो खेती पशुओं के ऊपर आधारित थी,
पशुओं की देखभाल के लिए या पशुओं की नस्लों को सुधारने के लिए भी कोई प्रयास नहीं हुआ था। तो सबसे बड़ी चीज आपके पास पॉइंट में ये आती है विद्यार्थियों कि डिफेक्टिव ओल्ड एग्रीकल्चरल सिस्टम। नंबर 2 पे आता है अवेयरनेस अमंग फार्मर्स एंड प्रोपेगेशन ऑफ न्यू मेथड्स इन एग्रीकल्चर। कृषि के अंदर नई नई तकनीकों का प्रयोग, ये आप कहेंगे कृषि उत्पादन के नए ढंगों का प्रचार और प्रसार हुआ था। तो नए ढंगों का प्रचार क्या हुआ था? इंग्लैंड हैड अचीव्ड हायर डिग्री ऑफ नेशनल यूनिटी एंड पॉलिटिकल and stability any other than any other European country, as stated by Henry W. Littlefield in History of Europe since 1815। जो ये कृषि उत्पादन के नए ढंगों का प्रसार था, जो रॉबर्ट वेस्टन ने डिस्कवरी ऑन हस्बेंड्री के अंदर दिया था, या और भी पुस्तकें लिखी हुई थी एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, जो बातें कही गई थी इन रचनाओं के अंदर, जो दूसरे विद्वानों ने कही थी, आर्थर यंग ने और दूसरों ने। तो ये जो नई कृषि, जैसे कि बदल बदल के खेती करना और अपनी जमीन को ठीक करना, बंजर भूमि के अंदर किसी तरीके से प्रयोग करना, जो खाली भूमि छोड़ते हैं उसके अंदर घास उगा लेना ताकि उससे पशु आहार बन जाए, ये जो नए तरीके थे, इनसे भी एग्रीकल्चर अवेयरनेस आई थी। ये एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को लाने में मददगार हुआ था। नंबर 3 आता है राइज इन प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड लैंड। एक चीज विद्यार्थियों, आपने ये चीज देखी है कि एग्रीकल्चर सबसे बड़ा एक ऐसा सेक्टर बन गया था, एक क्षेत्र बन गया था कि एग्रीकल्चर कम होने लग गई थी। जब एग्रीकल्चर कम होने लगी तो इसके भाव बढ़ गए थे। जब इसके भाव बढ़े तो भूमि की डिमांड भी बढ़ने लगी और इससे लोग कृषि की तरफ आने लगे कि कृषि एक प्रोडक्टिव एक उद्योग बन जाएगा, जहां पे ज्यादा अपना इनपुट लगाओगे तो आउटपुट ज्यादा होगा। फिर क्राइसिस इन फ्यूडलिज्म, सामंतवाद का पतन होने लग रहा था। देखिए, एक सामंत ऐसा व्यक्ति था जिसके पास बहुत ज्यादा पूंजी थी और उसकी पूंजी खत्म हो रही थी, चाहे वो धर्मयुद्ध हुए थे, चाहे कोई दूसरी व्यवस्था थी। उस वजह से उसको अपनी पूंजी को लगाने के लिए, चाहे वो वाणिज्यवाद में लगाएगा, वो वाणिज्यवाद में पूंजी लगा ली, तो उसके बाद वो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के अंदर आया। वही व्यक्ति जिसके पास पैसा है, वो सामंत है, उसने अपना पैसा वाणिज्य में लगाया और वाणिज्य के बाद वही अपना पैसा एग्रीकल्चर के अंदर लगाता है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, आप सबसे बड़ी चीज देखेंगे कि जब हम 17वीं 18वीं शताब्दी की 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, जब नई वैज्ञानिक खोजें हो रही हैं, तो उससे सारे के सारे यूरोप के अंदर जनसंख्या बढ़ रही है, मृत्यु दर कम हो गई है। जब मृत्यु दर कम होगी तो जन्म दर तो बढ़ेगी बढ़ेगी। इन इंग्लैंड इन 1750 लाख, 1801 90 लाख, देखिए 90 लाख वो पॉपुलेशन है। 1851 180 लाख, 1901 325 लाख। Population growth was the one truly revolutionary process at work in the economic life of Europe during most of the 18th century। MS एंडरसन ने 18th century यूरोप की जो उनकी पुस्तक है उसके अंदर ये डिटेल के अंदर लिखा है कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही थी, इस पॉपुलेशन की ग्रोथ ने इस रेवोल्यूशन के अंदर, पर्टिकुलरली कृषि के अंदर लाने को, क्रांति लाने में बहुत मदद की। क्योंकि लोगों के पास इनकम के साधन सिकुड़ते हुए चले जाएंगे, जब सिकुड़ते हुए चले जाएंगे तो उसको रोजगार चाहिएगा, इसलिए ये कारण उसके अंदर बनता है। फिर एक कारण आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोग्रेसिव लैंडलॉर्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मॉडल फार्म्स। Coke of Howcombe, Duke of Bedford, John Singular, etc. found very big farmhouses in England। जब विद्यार्थियों ये चीज सामने आई कि कृषि के अंदर जब पैसा लगेगा, कृषि के अंदर जो मूल्य बढ़ रहे हैं, खाद्यान्न के मूल्य बढ़ रहे हैं, तो वहां के जो किसान थे उन्होंने बड़े फार्म हाउस बनाए। फार्म हाउस बनाने का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? जैसा मैं यहाँ से आपको पीछे लेके चलूंगा, एक पिछली स्लाइड के ऊपर भी लेके चलूंगा, जब हम कारण पढ़ रहे थे, इस कारण के अंदर हम बता रहे थे, हम जब ये कारण पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज आती है आपके पास, उसमें जब हम देखेंगे तो ये खास एक व्यवस्था आती है कि स्मॉल फार्म ओल्ड एग्रीकल्चर, यानी जो स्मॉल फार्म थे, छोटे खेत थे जो बटे हुए थे, ये एक कारण था विद्यार्थियों कि प्रोडक्शन कम हो रही थी खेती की। जब ये खेती के अंदर प्रोडक्शन कम हो रही थी, उसका एक कारण था कि वहां पर जो पूर्ण रूप से ज्यादा फसल नहीं उग पाती है, छोटे छोटे खेत होते हैं। इसलिए इंग्लैंड के अंदर जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, जिनके पास भूमि थी,
उन्होंने बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए और वहां पे एकत्र खेती होने लगी। जब देखिए आप खेतों के अंदर आप एक एक कैनाल में, 2 कैनाल में, 8-10 कैनाल में खेतों को बांट देंगे तो बांटने से लैंड बदल जाती है, उसके अंदर आप अपने हिस्से भी उसके करेंगे तो लैंड कम हो जाती है। इस वजह से बड़े फार्म हाउस बने और उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा था जो बड़े फार्म हाउस बना रहे थे, जो लैंड लॉर्ड थे। वेस्ट लैंड मेड कल्टिवेटेड, और इसी दौरान जब ये वैज्ञानिक खोजें चल रही थी तो जो वेस्ट लैंड थे, जिस लैंड के ऊपर कोई काम नहीं होता था, लोगों ने वैसे ही खाली छोड़ी हुई थी, उस लैंड को भी कल्टिवेबल बनाया गया, उस लैंड को भी उपजाऊ बनाया गया, उसके अंदर भी प्रयोग होने लगे। जैसे मैंने आपको इससे पहले की स्लाइड में बताया था कि जो 1/3 भाग खाली छोड़ते थे इसलिए कि उसके उपजाऊपन बढ़े, वहां पे घास आदि लगाने लग गए या उसके अंदर सब्जी लगाने लग गए, उसका प्रयोग करने लग गए, तो एक ही जैसी फसल बोते थे उसको बदल बदल के फसलें बोने लग गए, तो उससे उसका उपजाऊपन बढ़ गया। कृषि के अंदर वैज्ञानिकों ने यही बताया था कि जब हम एक फसल बोते हैं तो कुछ फसलें होती हैं जिनको ज्यादा फर्टिलिटी चाहिए, जिनको ज्यादा पानी चाहिए, कुछ फसलें होती हैं जिनको कम फर्टाइल लैंड के ऊपर भी हो जाती है, कम पानी में भी हो जाती हैं। फिर इसके अलावा अदर फैक्टर्स भी इसके अंदर आते हैं जो आपको अपनी पुस्तक के अंदर देखेंगे तो आपको ये पूरी डिटेल के अंदर मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर बाय रिच ट्रेडर्स, जो अमीर लोग थे उन्होंने कृषि के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया, तो लोगों को लगा कि हाँ कृषि के अंदर भी कोई ना कोई फायदे की चीज होगी, इससे कृषि भी आगे बढ़ावा होता है। नंबर 2 आता है डेवलपमेंट्स इन ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड और कॉमर्स में भी, वाणिज्य में और व्यापार के अंदर भी विस्तार होता है। जब विस्तार होता है तो वहां माल की भी आवश्यकता होती है, इसने भी कृषि क्रांति को आगे बढ़ाने में या लाने में सहायता दी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एंड पब्लिकेशन ऑफ बुक्स ऑन एग्रीकल्चर, जैसा कि आपने देखा था या मैंने बताया आपको कि शिक्षा का विकास हो रहा था और नए वैज्ञानिक भी आ रहे थे, तो उन्होंने कृषि व्यवस्था के ऊपर या कृषि के कार्यों के ऊपर नई किताबें भी लिखी और नए जर्नल्स भी आए, नई उन्होंने अपने विचार रखी, विश्वविद्यालयों के अंदर इसके ऊपर रिसर्च होने लगी, शोध होने लगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, सीड्स एटसेट्रा, जो बीज होता था उन बीजों के ऊपर जो फर्टिलाइजर्स होते थे, जो खाद वगैरह आप बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर इसके शोध होता है बीजों के ऊपर या दूसरी चीजों पे, या जो बॉटनी है जिसको आप, जो बॉटनी के अंदर हम सारे पेड़ पौधों की सारी जानकारी लेते हैं, उसका अध्ययन होता है, इससे भी नई खोजें सामने आई और लोगों को इसके अंदर अवेयरनेस हुई। इसके बाद आता है कि द सिस्टम ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, जो इंग्लैंड के अंदर कॉजेज ऑफ द, ऊपर आप हेडिंग देखेंगे कॉजेज ऑफ द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, पर्टिकुलरली इंग्लैंड के अंदर ये कृषि क्रांति क्यों होती है। जो मैंने इससे पहले सारे कारण बताए वो कारण पूरे यूरोप के ऊपर लागू होते हैं समेत इंग्लैंड, और लेकिन यहाँ पे इंग्लैंड पे पर्टिकुलर क्या आता है विद्यार्थियों, द सिस्टम ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, चार्ल्स विस्काउंट टाउनशेड्स कंट्रीब्यूशन, 1674 से 1738 तक का इनका समय था। He so enthusiastically pleaded for the system of rotation of crops such as turnip, clove, barley, and clover that he was nicknamed Turnip Townshend. इसके नाम से इसको इज्जत देने के लिए ही टर्निप टाउनशेड इसके नाम से दे दिया गया था। इन्होंने ये बताया कि हम जैसे एक गांव है, एक क्षेत्र है, वो एक बार अगर गेहूं उगाता है तो सारे ही गेहूं ना उगाइए, बार बार उस फसल को उगाते रहिए, अलग अलग बदलते रहिए, कभी आप एक फसल लगा रहे हैं, कभी दूसरे लगा रहे हैं, कभी तीसरे लगा रहे हैं, तो उस भूमि का उपजाऊपन भी बना रहेगा और दूसरा आपको समय के अनुसार चीजें भी मिलती रहेंगी। और उसके मिलने से अगर आप एक चीज देखिए विद्यार्थियों, समझने की चीज होती है कि हम एक ही चीज की प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो मार्केट में उसका रेट हमें कम मिलेगा, क्योंकि डिमांड उसकी जब होगी तो डिमांड कम हो जाएगी और प्रोडक्शन हमारी ज्यादा हो जाएगी। तो इसी वजह से अगर हम इस चीज को फॉलो करें, अलग अलग चीजों को अपनाएं, तो वो बात इसके अंदर आती है ताकि किसान का भी लाभ होगा इसके अंदर, ये व्यवस्था थी इसके अंदर। तो ये इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले ये बात कही गई। नंबर 2, कल्टीवेशन ऑफ न्यू रूट क्रॉप्स, नई फसलों की, जो नई रूट क्रॉप्स है उनके ऊपर खेती करने की बात की टर्निप एंड क्लोव ने। कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट वेस्टन, डिस्कवरी ऑन हस्बेंड्री, अपनी पुस्तक लिखी थी, उसके अंदर ये बात कहते हैं कि जो कल्टीवेशन की जो नई रूट क्रॉप्स होनी चाहिए। जेथरो टुल हुए थे, उन्होंने एक ड्रिल मशीन बनाई। He invented drill machine in 1701 and wrote a book captioned The Horse Hoeing Husbandry.
1733 यहाँ पे उन्होंने अपनी पुस्तक लिखते हैं, ड्रिल मशीन थी जिसके अंदर जो मैंने आपको, फिर मैं अगर पहले की स्लाइड पे ले जाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि जो यहाँ पे एक बात आई थी जो शुरू में मैंने आपको बताई थी, ये कहाँ से चीज बनी थी। So 4 grains in a row, one for the pigeon, one for the crow, one for to rot, one to grow, कि जो पक्षी खा जाते थे वो बीज उग नहीं पाता था, दिक्कतें हो जाती थी। तो ये विद्यार्थियों ड्रिल मशीनें कैसे बनाई, ताकि जब हम बीज बो रहे हैं तो बीज बोने के साथ साथ ही उसको ढक देती है, और ढकने के साथ ही उसको उपजाऊ, उसका नए तरीके से बीज का डलना और इकट्ठे ही बीज को मशीन में लगाना, तो एक नई तकनीक इन्होंने की थी। वो तकनीक यहाँ पे जेथरो टूल ने दी थी, जो इंग्लैंड में हुई थी इन्वेंशन। देन इम्प्रूवमेंट इन कैटल ब्रीडिंग, पशुओं की नस्लों में सुधार हुआ। पशुओं की तरफ हम ध्यान नहीं देते थे, चाहे अकाल पड़े चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे रॉबर्ट बैकवेल हुए थे। क्रिएटेड ए न्यू लेजिस्टर शीप, एक भेड़ की नई नस्ल इन्होंने तैयार की। कॉलिंग थे, इन्होंने एक बुल के लिए ऊपर शोध किया था। न्यू जीन ऑफ शीप, हॉर्स एंड कैटल वर डेवलप्ड, नई नई उनकी नई नई नस्लें तैयार की, उनके अंदर शोध किया, ताकि और ज्यादा चीजें होती हैं। जैसे आज वर्तमान में अगर आप समझें तो आपके यहाँ पे पशु होते हैं हमारे, अब एक वो सारे के सारे व्यापार का काम बन गया है। हमारे यहाँ पे अमेरिकन गायें भी होती हैं, दूसरी चीजें भी हैं, या जो जैसे आप अरबी घोड़ा बोलते थे, तो वो अलग अलग हिसाब से उनकी चीजें होती हैं। तो ये सारी खोजें इंग्लैंड के अंदर हुई। फिर आपके पास होता है अनक्लोजर ऑफ लैंड, लैंड को एकत्र। सर आर्थर यंग प्लेटेड द कंसेप्ट ऑफ अनक्लोजर ऑफ लैंड एंड परसुएडेड द गवर्नमेंट टू पास एक्ट टू अनक्लोजर इन इंग्लैंड। ही इज नोन एज द प्रोफेट ऑफ द मॉडर्न एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। आधुनिक कृषि क्रांति का जनक उसको कहा जाता है, कि सारी की सारी जो जमीन है उस जमीन की बाड़बंदी करना और कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, उसकी सारी की सारी चकबंदी करना, एकत्र करना और उसके चारों तरफ बाड़ वगैरह लगाना, ये इन्होंने ही अपने शोध में, अपने विचारों में रखा था। फिर आता है एफर्ट्स ऑफ फार्मर किंग, जो राजा थे उन राजाओं ने भी इसमें अपना रोल प्ले किया था, और उससे भी इस कृषि क्रांति को बढ़ावा मिला। मास एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यहाँ एक और चीज आती है। पहले जैसे मैं एफर्ट ऑफ फार्मर किंग में, ये आप जॉर्ज थर्ड की देख रहे हैं, और यहाँ पे कमर्शियल क्रॉप सच एज कॉटन, शुगर केन एटसेट्रा हेल्प टू डेवलप सेवरल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जो विद्यार्थियों एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन हुई, गन्ना आप ज्यादा उगाते हैं, गेहूं ज्यादा उगाते हैं, आप दूसरी और फसलें उगाते हैं, तो उसके बाद उन फसलों के प्रोडक्शन के बाद उनका उद्योग शुरू हो जाता है। जैसे कॉटन के बाद कपड़ा बनने लगता है, शुगर केन के बाद जो आप चीनी की मिलें लग जाती हैं, चीनी के साथ साथ और भी प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, उसने इसको बढ़ावा दिया था। तो ये भी इसके अंदर एक कारण में शामिल होता है। यहाँ पे ये देखिए, ये अटलांटिक सागर है, यहाँ आप देख रहे हैं, ये आर्कटिक सागर, ये अटलांटिक सागर है, और यहाँ नीचे जब आप देखेंगे तो यहाँ आपको भूमध्य सागर मिलेगा। ये सारे आप देश देख रहे हैं, चाहे ये पुर्तगाल है या दूसरे जितने भी मुल्क आप ये देख रहे हैं, नॉर्वे, और ये सारी चीजें आपके अंदर आ रही हैं। जर्मनी है, यहाँ पे फ्रांस है, और यहाँ पे ये स्पेन आ गया, मोरक्को आ गया, अल्जीरिया आ गया, इधर ये टर्की है, रोमानिया है, हंगरी है। ये वर्तमान यूरोप का मैप है, जिसके माध्यम से दिखाने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ कि इन सारे क्षेत्रों के अंदर ये जो कलर है, ये कलर, इससे सारे के सारे क्षेत्रों में कृषि क्रांति हुई थी, यानी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन यहाँ पे पनपा था और बहुत आगे बढ़ा था। ये एक यूरोप का पूरा मानचित्र आपके सामने है। फिर उसके बाद इसकी इंप्रूवमेंट हुई, तो इसके बाद ये फ्रांस में, जर्मनी में, डेनमार्क में, बेल्जियम में, हॉलैंड में, स्पेन में, इटली में, रशिया में, ये सारे के सारे प्रदेश जो मैं आगे लिखा हुआ है वही दिखा रहा हूँ कि कृषि क्रांति यहाँ पे सारी जगह पे फैल गई थी। यहाँ पे सारे देशों में कृषि क्रांति हुई थी। फिर हमारे पास आता है कि इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो प्रभाव में आप देखेंगे, सबसे पहले इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो खेती की उपज है उस उपज में बढ़ावा होता है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ती है। डिमांड एंड प्राइस ऑफ लैंड इंक्रीज, जब कृषि की डिमांड बढ़ती है विद्यार्थियों, कृषि की उपज की डिमांड बढ़ती है, तो उससे उसकी भूमि की भी मांग बढ़ जाती है। इंक्रीज इन ग्रोस कल्टिवेबल एरिया ऑफ लैंड, लैंड का जो ग्रोस कल्टिवेबल एरिया है, कितने उपजाऊ है कितने नहीं है, वो उपजाऊपन का क्षेत्र बढ़ जाता है।
बिगिनिंग ऑफ कैपिटलिज्म एग्रीकल्चर, यहाँ पे देखिए बिगिनिंग ऑफ कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर, ये कैपिटलिज्म है जिसको हिंदी में आप पूंजीवाद बोलेंगे, आपकी पुस्तकों में लिखा मिलेगा आपको। वो पूंजीवाद इस एग्रीकल्चर के अंदर आता है, जो शुरू में एक कार्ल मार्क्स की बात बताई थी, जो मैं आपको पुनः एक बार स्लाइड के ऊपर लेके जाता हूँ, फिर आपको इसी चीज को दोहराता हूँ कि जो उस समय में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि यहाँ पे ये जो आपकी रेवोल्यूशन है, ये यहाँ पे कार्ल मार्क्स की स्टेटमेंट मैंने बताई थी कि जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है और वो शेप कैपिटलिस्टिक एग्रीकल्चर की ले ली है, जो हमारे खाने का केवल हमारे खाने और हमारे खाद्यान्न तक जो एग्रीकल्चर सीमित था, वो एग्रीकल्चर ने अब कौन सा रूप ले लिया था, उसने अब कैपिटलिज्म का रूप ले लिया था। एक पूंजीवादी कृषि व्यवस्था हो गई थी, बड़े बड़े पूंजीपति और उद्योगपति थे, वो कृषि के अंदर अपना पैसा लगाने लग गए थे। फिर टू फिल द नीड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जैसा पहले आपने जनगणना की बात मैंने बताई थी, यहाँ पे फिर यही चीज आ रही है कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी जो डिमांड है, जो हमारी खपत है, वो भी इसी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से ही पूरा होता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मर्केंटलिज्म ऑफ एग्रीकल्चर, मर्केंटलिज्म यानी वाणिज्यवाद, एग्रीकल्चर से वाणिज्य शुरू हो रहा है, व्यापार शुरू करने लग रहे हैं हम। एक एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट इतना बड़ा हो गया है कि वो इससे सारी इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के साथ साथ वाणिज्यवाद भी कृषि से ही शुरू होता था, क्योंकि कृषि हमारा मूल बेस था, मूल आधार था खाद्यान्न का। और फिर आपके पास आता है इमरजेंस ऑफ आर्टिजन क्लास, यहाँ पे विद्यार्थियों एक और वर्ग आ जाता है, उस वर्ग की आप बात करेंगे कि अब तक तो देखा आपने कि हमारे पास केवल एक किसान श्रेणी थी, और किसान के बाद अगर हम देखते हैं तो दूसरी चीज क्या आती है कि अब इंडस्ट्रीज शुरू हो गई हैं, इंडस्ट्रीज के साथ साथ मर्केंटलिज्म शुरू हो गया है, तो वहां पे जो काम करने वाला व्यक्ति है वो शुरू हो गया है, तो आर्टिजन बोलते हैं श्रमिक को, जो श्रमिक वर्ग है एक वो पैदा हुआ, एक इंडस्ट्री, एक नया वर्ग आ गया है, एक नया उद्योग, एक नया सेक्टर खड़ा होता है समाज के अंदर या देश के अंदर, तो आर्टिजन की एक नई क्लास आ जाती है आगे। फिर आता है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड प्रोस्पेरिटी इन पीजेंट क्लासेस, जो किसान अपनी गुर्बत के अंदर जी रहा था, जो गरीबी में जी रहा था, इस कृषि क्रांति के कारण उसका रहने का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है और उसके जो प्रोस्पेरिटी है वो बहुत ही कुशल हो जाता है, वो बहुत ही खाता पीता हो जाता है। राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ बिग सिटीज इन यूरोप, जब व्यापार भी इससे शुरू होता है, वाणिज्य भी शुरू होता है, उद्योग भी शुरू हो जाते हैं, तो यूरोप के अंदर बड़े शहरों का निर्माण शुरू हो जाता है जो उद्योगों के साथ और व्यापार के साथ जुड़े होते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर के कारण ये सारी डेवलपमेंट होती है। एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है, एंड ऑफ विलेज कम्युनिटी, जो ग्राम समुदाय था आपका, वो ग्राम समुदाय खत्म हो जाता है क्योंकि एग्रीकल्चर एक प्रोडक्ट बन जाता है। In its social aspect, the agrarian revolution represents the final destruction of the medieval village community and the displacement of collective husbandry by the modern system of individualistic farming, as Arthur Beran writes in an economic history of Europe. जो आर्थर बिरेनी हैं वो खुद ये कह रहे हैं कि कृषि क्रांति के कारण जो हमारा ग्राम समुदाय था, जिसके अंदर यूनिटी थी, जो मिलके सारी चीजें चलती थी, वो हमारा एक चैप्टर क्लोज हो जाता है, वो हमारा एक बंद हो जाता है, और उसके बाद इंडिविजुअलिज्म को, एक व्यक्तिवाद को, या एक व्यक्ति को या अपने प्रोडक्शन शुरू कर देता है, उसकी महत्ता शुरू हो जाती है। तो ये एग्रीकल्चर जो रेवोल्यूशन था, कृषि क्रांति था, उसका एक परिणाम सामने आता है। फिर आता है इलिमिनेशन ऑफ स्मॉल लैंड होल्डर्स। स्टूडेंट्स, जब बड़े बड़े लोग भूमि खरीदने लग गए हैं, जो बड़े बड़े फार्म हाउस बनने लग गए, इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पे आ गए, तो छोटे किसान खत्म हो गए। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, उनकी बेरोजगारी भी बढ़ी और गरीबी भी बढ़ी। एमरजेंस ऑफ न्यू सोशियो इकोनॉमिक आइडियाज, जो समाज के अंदर सामाजिक आर्थिक जो हमारे मूल्य थे, सामाजिक आर्थिक जो हमारे रिवाज थे, वो खत्म हो गए और एक नई सामाजिक आर्थिक एक नए विचार, नए आइडियाज सामने आने लग गए। ग्रोइंग नंबर ऑफ एनिमल्स एंड इम्प्रूवमेंट इन देयर ब्रीड्स, पशुओं की संख्या भी बढ़ने लगी और उनकी नस्लों में भी सुधार होने लगा और वो भी एक प्रोडक्ट का काम करने लग गए। वे फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और इसी ने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ने ही औद्योगिक क्रांति, जो आप अध्याय इसके बाद पढ़ेंगे, उस
अध्याय के लिए रास्ता साफ कर दिया, क्योंकि ये प्रोडक्शन इतनी हो रही है तो उसके लिए फिर ये अगला वो शुरू हो गया है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और गेन्स टू द पीजेंट्री इन अदर यूरोपियन कंट्रीज, अब पीजेंट्स के लिए दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी दूसरे अवसर मिलने लगे, व्यवस्थाएं और आने लग गई। यहाँ पे हमारे पास एक चीज आती है कि इस टॉपिक का हमारे पास रेलिवेंस क्या है। तो रेलिवेंस के तौर पे हमारी उपयोगिता क्या है? सच रेवोल्यूशंस लाइक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एटसेट्रा व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑलवेज रिमेन्स इन प्रोसेस। ये इस प्रकार की क्रांतियां, इस प्रकार के बदलाव, इस प्रकार के परिवर्तन समाज में पहले भी थे, अभी भी हैं, और जो ह्यूमन लाइफ से जुड़े होते हैं वो सदा ही कंटिन्यू रहते हैं। देयर नेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड प्लेस, उनका स्वरूप समय और स्थान के साथ बदलता रहता है। कीपिंग इन व्यू द टाइम एंड प्लेस इज बेटर टू अंडरस्टैंड एन इंसिडेंट और रेवोल्यूशन व्हाट इट मे बी। कोई भी घटना है, क्रांति है, वो उसके जो स्थान और समय है उसके अनुसार देखने में हम आसानी से उसको समझ सकते हैं। इन द प्रेजेंट एरा, आज भी अगर देखा जाए, ह्यूमन नीड्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। आदमी की जो जरूरतें हैं वो देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी होती हैं। सो फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, एक कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है, उसके लिए इस प्रकार के अध्ययनों की आवश्यकता बहुत जरूरी है। जो आप इतिहास के अंदर दूसरी क्रांतियां पढ़ेंगे या दूसरे और चेंजेस पढ़ेंगे विद्यार्थियों, उनके लिए इस प्रकार के घटनाओं का पढ़ना और एक बहुत आवश्यक हो जाता है। ये हमारा अध्याय था, किस तरीके से हम कृषि का जो हमारा जो कृषि ने क्रांति का रूप लिया था वो हमने पढ़ा है। तो ये हमारा अध्याय जिसके अंदर हमने ये सारी चीजें देखी, आज हमारा अध्याय पूर्ण होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।